ध्यान से सुनिएगा, कुछ बातों का जिक्र करने जा रहा हूं आपके साथ। इंपॉर्टेंट बातें हैं, ज्ञान तो है आपके पास, कोई समस्या की बात नहीं है। आपने इस डेट को शायद इंडिया की हिस्ट्री में सुना होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसलिए मैं दोनों डेट लिख देता हूं। 1837 एंड 1857 क्या हुआ था? 57 वो फर्स्ट मतलब रिवोल्ट हुआ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस, इंटरनल म्यूटनी जिसको बोलते हैं। इंटरनल म्यूटनी मतलब किसी दूसरे देश के साथ हिंदुस्तान के लोग नहीं लड़े थे। सर व्हाट डू यू मीन बाय हिंदुस्तान? हमारे ही पड़दादा, आपकी पड़ दादाजी अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोले थे। तो कौन सी डेट थी भाई वो? 1857। 1857। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। खोपड़े में बात गई चलन। तो ये डेट ही बेसिकली आज की क्लास का बेस है। सर आज कुछ सेलिब्रेशन है? हाँ, इसी डेट का सेलिब्रेशन है। हुई थी पहली वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसको हम इंटरनल म्यूटनी, मिलिट्री म्यूटनी भी बोलते हैं। इज दैट अंडरस्टूड चलन? और एज अ रिजल्ट ऑफ वॉर देयर अकर्ड ह्यूज डिस्ट्रक्शन। इस डिस्ट्रक्शन से उस समय की ब्रिटिश सो कॉल्ड गवर्नमेंट को झेलने पड़े थे ढेर सारे लॉसेस। इन लॉसेस की रिकवरी के लिए, आई रिपीट चिल्ड्रन, उन्होंने सोचा कैसे अपना रेवेन्यू या अपनी इनकम को बढ़ाया जाए। तो रेवेन्यू या इनकम को बढ़ाने के लिए उन्होंने एक फी इंपोज की। क्या इंपोज किया? फी। जिस फी को हम आज की तारीख में किस नाम से जानते हैं? टैक्स। एकदम ही गलत जवाब, एकदम ही गलत जवाब। उस फीस को बोला गया बच्चों व्हाट इज कॉल्ड एज इनकम टैक्स। सर लाल रंग से क्यों लिख रहे हैं? कुछ लोग देख के डर जाते हैं, इसलिए सोचा कि डर खत्म कर दें। इज दैट क्लियर? क्या बोलते हैं बच्चों इसको? इनकम टैक्स। तो ये इनकम टैक्स बेसिकली किस तरह का टैक्स होता है? देयर इज अ पर्सन मिस्टर एक्स, उसने कुछ पैसे कमाए। सरकार ने बोला कि भाई अपनी कमाई का 20% हमको दे दो। खोपड़े में बात गई। तो कमाई का 20% ये इनको दे देंगे। तो इन्होंने टैक्स गवर्नमेंट को देना है बच्चों, तो इन्हीं के ऊपर टैक्स थोपा गया और इन्हीं को अल्टीमेटली इस टैक्स को पे करना पड़ेगा। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? सबको समझ में आ गया? तो इम्पैक्ट मतलब टैक्स इंपोज किसके ऊपर किया गया? इंसिडेंस मतलब हु इज सपोज टू पे। तो इम्पैक्ट और इंसिडेंस दोनों इसी पर्सन के ऊपर आया। इस तरह के टैक्स को इंडिया में नाम दिया जाता है बच्चों व्हाट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट टैक्स। दैट टैक्स whose impact and incidence lies on the same person. Impact मतलब on whosoever it is being imposed will be the very same person who shall be liable for its payment. खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? तो जिसके ऊपर इंपोज किया उसी को पे करना है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चीजें चलती गई, चलती गई, चलती गई, और हमारे देश में एक कानून बनाया गया, इनकम टैक्स एक्ट 1861, 4 साल के बाद। और इंडिपेंडेंस इंडिया में जो अभी इनकम टैक्स का कानून चल रहा है दैट इज इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये बात सबको समझ में आ गई? बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट वॉज फेल्ट कि भाई सो कॉल्ड सरकार की कमाई थोड़ी सी बढ़ नहीं रही है, क्योंकि ये जो भी पैसा कलेक्ट हो रहा था बच्चों, आई रिपीट, जो भी पैसा कलेक्ट हो रहा था ये सारा का सारा जा रहा था सेंट्रल गवर्नमेंट की जेब में। किसकी जेब में? सेंट्रल गवर्नमेंट। और हमारे देश में तो भाई अलग अलग स्टेट्स भी हैं, तो उनकी कमाई को बढ़ाने के लिए सोचा गया क्या किया जाए। ये टैक्स लगाया जाता था सिर्फ और सिर्फ इंसान की इनकम पे। गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई कमाई अगर बढ़ानी है, टैक्स के एम्बिट को, ज्यूरिसडिक्शन को, स्कोप को अगर और बढ़ाना है, तो भाई इस सिस्टम को थोड़ा सा और फैलाना पड़ेगा और इनकम के साथ साथ टैक्स लगाया जाए, लेट अस से ऑन व्हाट इज कॉल्ड एज एक्सपेंडिचर। किस पे लगाया जाए? एक्सपेंडिचर। तो आप कोई भी चीज अगर खरीदते हैं मार्केट से जाके, आपको उस पर टैक्स देना पड़ता है। तो काफी सालों के बाद ब्रिटिश रेजिम में भी ये था बेसिकली,
टैक्सेस लगाए जाते थे, सबसे पहला टैक्स ब्रिटिशर्स ने जो इस तरह का मेरे ओपिनियन में लगाया होगा, दैट वाज ऑक्ट्रॉय ड्यूटी। कौन सा टैक्स? बाय रेलवेज या बाय रोड। अगर आप गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं तो जितनी वैल्यू होती थी गुड्स की, उसका एक परसेंटेज टैक्स देना पड़ता था। किसको? जो गुड्स बेचेगा वो कलेक्ट करता था कस्टमर्स और गवर्नमेंट को देता था। इसके बाद एक टैक्स लगाया गया जिसका नाम रखा गया ट्रेड टैक्स। कुछ दिन बाद इस ट्रेड टैक्स को एबॉलिश कर दिया गया और इसकी जगह आ गया व्हाट इज कॉल्ड एज सेल्स टैक्स। इज दैट क्लियर? या उल्टा भी चलता है, सेल्स टैक्स को एबॉलिश करके रखा गया ट्रेड टैक्स। कुछ स्टेट्स में ये ट्रेड टैक्स के नाम पे था और कुछ स्टेट्स में सेल्स टैक्स के नाम पे था। खैर ये सब आपके सिलेबस की बातें नहीं है, बट माहौल बनाने के लिए थोड़ा पढ़ना पड़ेगा आपको। ये इतनी कहानी सबको समझ में आ गई? चलता रहा चलता रहा चलता रहा। सोचा गया कि भाई ये जो एक्सपेंडिचर लोग करते हैं ये दो चीजों पे करते हैं, वो चीजें जो हमको नजर आती हैं एंड वो चीजें जो हमको नजर नहीं भी आती। तो जो चीजें नजर आती हैं बच्चों, उस पे जो टैक्स लगाया गया, इट वाज ट्रेड टैक्स, सेल्स टैक्स एंड ऑल दिस टाइप ऑफ न्यूसेंस बेसिकली। फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन हो रहा है तो वहां पे भी एक टैक्स लगाया गया और इसका नाम रखा गया एक्साइज ड्यूटी। मतलब गुड्स प्रोड्यूस होंगे तो पहले उस पर 12% टैक्स, फिर बाजार में वो बिकेंगे फिर उस पर 12% टैक्स। कितना हो गया? 24%। तो टैक्स रेट इंडिया में किस जमाने में बहुत ज्यादा था, आज कंपैरेटिवली कम हो चुका है। फिर ये सोचा गया कि भाई गुड्स तो टर्शरी सेक्टर में आते नहीं है, सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं, बट ग्रोथ आजकल कंट्रीज की किस पे ज्यादा है? सर्विस सेक्टर, आईटी इंडस्ट्री, बैंकिंग, इंश्योरेंस। तो आप अगर बैंक में अकाउंट खुलवाने जाते हैं, बैंक आपको एटीएम कार्ड अगर देता है तो वो कोई गुड्स थोड़ा होता है, इट इज अ सर्विस। तो 100 रुपए बैंक वाले जो एटीएम कार्ड का रेंट आपसे लेते हैं उस पर भी टैक्स लिया जाए। आप मूवी देखने जा रहे हैं पीवीआर सिनेमाज में, उस पर भी आपसे टैक्स लिया जाए। तो काफी सालों के बाद 90s के आसपास जब इंडिया में ढेर सारी फॉरेन कंपनीज आई और इस तरह की वेयर हाउसिंग सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, होटल सर्विसेज ये सब देना स्टार्ट किया, ज्यादा पहले भी था बट बहुत कम था, तो गवर्नमेंट ने कहा कि गुड्स से ज्यादा लोगों का खर्चा सर्विसेज से होता है। आप मेरी बात पे विश्वास शायद नहीं करेंगे, आपके घर में महीने में क्या 1 करोड़ रुपए का राशन आता है? सर क्या भैंस समझ नहीं है क्या हमको? भूसा उसा खाते हैं क्या हम? राशन कितने खाता होगा बच्चों? मैं आपको सच्चाई बताऊं, नॉट मोर देन 5000। पीवीआर सिनेमाज, समझना गया, इंटरनेट रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज, बैंक का एटीएम कार्ड, चेकबुक चार्जेस, 20,000 का तो इन चीज का खर्चा है। तो ज्यादा पैसा आज की तारीख में इंसान कहाँ स्पेंड करता है? सर्विसेज पे। और कम पैसा कहाँ खर्च करता है? गुड्स पे। इज दैट अंडरस्टूड वेल और नॉट? अर्बन क्लैब से बुलवा लिया साफ सफाई करने वाले को, कहां से? अर्बन क्लैब, 1 घंटा साफ सफाई किया, 399 ले गया। अपने का ये भी टारगेट, ये भी कुछ जॉब खराब नहीं है, सोच सकते हैं इसके बारे में भी। झाड़ू नहीं लगाना है हमको, हमको ऐसी कंपनी खोलनी है, सुपर क्लैप, सो या ढपोड़सन क्लैप, जमादार क्लैप, झाड़ू पोछा क्लैप, ऑल सर्विसेज क्लैप, रिपेयर मेंटेनेंस क्लैप, ऐसे स्टार्टअप खुलेंगे। तो ज्यादा पैसा इंसान आज कहाँ पे खर्च करता है? सर्विसेज में। तो इंडिया में 90s में एक नया टैक्स आ गया बच्चों, विच इज कॉल्ड एज सर्विस टैक्स। और गवर्नमेंट ने कुछ सर्विसेज पे टैक्स लगाना चालू किया। आप अगर जावेद हबीब के सलून में जाते थे तो 5% टैक्स था, बट कहीं कोचिंग ज्वाइन करते थे तो कोई टैक्स नहीं था। 2005 पे सरकार को नजर आया ये कोचिंग इंडस्ट्री बहुत पैसा कमा रही है, तो 2005 1 जून को उन्होंने कोचिंग इंडस्ट्री पे भी क्या लगा दिया? सर्विस टैक्स लगा दिया। तो गुड्स पे कौन कौन सा टैक्स था? ऑक्ट्रॉय खत्म हो गया ब्रिटिशर्स के जाने के बाद, ट्रेड टैक्स था, सेल्स टैक्स था, एंड वी हैड एक्साइज ड्यूटी। और सर्विसेज पे क्या था? सर्विस टैक्स था। चलता रहा चलता रहा चलता रहा, दुनिया के हर स्टेट में चलता रहा। और कैसे चलता था मैं आपको एक एग्जांपल इसका देना चाहूंगा। क्या लोग मेरे एग्जांपल को सुनने को तैयार हैं? चलिए लेट्स स्टार्ट चिल्ड्रन। मिस्टर एक्स एक बिजनेसमैन थे, ये सामान प्रोड्यूस करते थे और बेचते थे मिस्टर वाई को। मिस्टर वाई भी एक बिजनेसमैन थे, सामान बनाते थे, प्रोसेस करते थे और बेचते थे मिस्टर जेड को। और मिस्टर जेड भी एक बिजनेसमैन थे और ये फाइनली कंज्यूमर को सामान बेचते थे। तो ही इज अ मैन्युफैक्चरर, मिस्टर वाई इज अ होलसेलर, एंड सेलर होता है SA बेसिकली, बट ऐसी कोई बात नहीं है। ही इज अ रिटेलर, और ये कौन है? कष्ट से मरा हुआ कंज्यूमर। सनसन हो गया इसके दिमाग में जब दाम बढ़ा हुआ इसने देखा। कंज्यूमर। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? गवर्नमेंट ने कहा कि भैया जो सामान आप लोग आपस में डील कर रहे हैं
उस पे टैक्स है 10%। कितना? 10%। मैन्युफैक्चरर पे लगा और वो किससे वसूलेगा? होलसेलर से। होलसेलर देगा और किससे वसूलेगा? रिटेलर। और फाइनली कौन झेलेगा बेचारा? कंज्यूमर। इन्होंने 0 रुपए के सामान को, रॉ मटेरियल था, खरीदा, प्रोसेस किया फैक्ट्री में, और कितने का होलसेलर भैया को बेचा? 100। होलसेलर भैया ने 100 रुपए में खरीदा, कुछ उसमें पैकिंग वगैरह की, बड़ी क्वांटिटी में आटा लिया, 100 किलो की बोरी, 10-10 किलो की बोरी बना के बेचा। सामान भी लगा, पन्नी वन्नी, छोटी बोरी एंड ऑल दैट। दुकान पे नौकर भी है, उसकी तनख्वाह देनी है, भंडारे में तो खाना खाएगा नहीं या जुलूस में जाके। तो सो कॉल्ड 140 रुपए में ये सामान आगे इसने बेच दिया। रिटेलर ने भी अपनी दुकान पे सामान खरीदा, उसकी दुकान पे भी कस्टमर्स वगैरह हैं भाई, नौकर हैं जो हेल्प करते हैं उसकी, बटकरा वगैरह रखा है मेजर करने के लिए, बिजली बत्ती खर्चे हैं उसके भी, चीजों को छोटी क्वांटिटी में पैक करके दे रहा है। 10 किलो उसने खरीद लिया लेटेस्ट से आटा, कोई 1 किलो मांगने आया, कोई 2 किलो मांगने आया। 20 किलो की चावल की बोरी खरीद ली, कोई 5 किलो, कोई 6 किलो मांग रहा है। 50 पीस का चेरी ब्लॉसम पॉलिश का पैक खरीद लिया, कोई 2 पीस मांग रहा है, कोई 3 पीस मांग रहा है। तो भाई वो खर्चे होंगे उसके, प्रॉफिट कमाएगा और अपने खर्चे कवर करेगा, और 170 रुपए में कमोडिटी बेच देंगे। इज दैट क्लियरली अंडरस्टूड? तो मिस्टर सो कॉल्ड एक्स की सेलिंग प्राइस 100 रुपए और वाई की बाइंग प्राइस कितनी थी बच्चों? कितनी थी भाई? 100 रुपए। वाई ने 100 रुपए का सामान खरीद के कितने में बेचा? 140 140 में। और जेड ने 140 का खरीद के मिस्टर ए को कितने पे चिपकाया? 170 यहां तक समझने में कोई प्रॉब्लम? 10% का टैक्स अगर 100 रुपए पे लगाया जाए, ये मत समझिएगा कि मैन्युफैक्चरर के एंड पे टैक्स नहीं है, हर जगह है, बस समझाने के लिए आपको एग्जांपल लिया गया है। 10% का टैक्स अगर यहां पे है बच्चों, कितना गवर्नमेंट की जेब में इनकम जाएगी? 10 रुपी। और अगर यहाँ पे टैक्स लगाया जाए तो 17 रुपी। इसको भी लिख लेते हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है देखने में ये। तो यहाँ पे टैक्स हुआ 10 रुपए, यहाँ पे लगाया गया तो 14 रुपए, 40 और यहाँ पे लगाया गया तो 17। 70 तो बच्चों गवर्नमेंट को क्या डिसीजन लेना चाहिए, टैक्स कहां पे इंपोज करना चाहिए? स्टार्टिंग पॉइंट पे या एंड पॉइंट पे? एंड एंड पॉइंट पॉइंट तो पे सरकार की कमाई ज्यादा एंड होगी। स्टार्टिंग पॉइंट पे टैक्स लेंगे तो कमाई कम है, एंड पॉइंट पे टैक्स ज्यादा मिलेगा। इज दैट क्लियर? बट अगर मिस्टर वाई ने सामान खरीदा और आगे कोई बिल वगैरह बनाकर जेड को सामान बेचा ही नहीं, कोई रिकॉर्ड मेंटेन किया ही नहीं, सारा बिजनेस ब्लैक में 2 नंबर में चल रहा है, क्या गवर्नमेंट ये क्या कर रहे हैं सर आप, स्मेल कर पाएगी सामान कितने में बिका? सरकार सूंघ तक नहीं पाएगी। सरकार चली थी 17 रुपए लेने के चक्कर में, ठेंगा उनको मिलेगा। क्या मिलेगा? ठेंगा। तो सरकार को क्या करना चाहिए? स्टार्टिंग में टैक्स रख लेना चाहिए। सरकार को किसको पकड़ना चाहिए? मैन्युफैक्चरर्स को। बट अब डिलेमा है भैया, स्टार्टिंग में टैक्स ले रहे हैं तो कमाई कम, बाद में हो सकता है कमाई हो ही ना, कमाई हो ही ना। बट खैर जब तक चल रहा था चल रहा था, कुछ लोग देते थे टैक्स, कुछ लोग नहीं देते थे। सरकार को जब लगा कि भाई ये टैक्स में थोड़ी चोरी चमारी चल रही है, लोग सुधर नहीं रहे, रेट वेट डालनी स्टार्ट की, उससे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा। यहां तक की स्टोरी समझ में आ रही है? स्नेहा जी, शाश्वत जी, उत्कल जी, शिष्य जी, सिमरन जी, समझ में आ रही है? यस Yes, sir. हाँ। तो गवर्नमेंट ने इस सिस्टम को बंद करने की कोशिश की, हो नहीं पाया। काफी स्टेट्स में बिजनेसमैन ने इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन, मोर्चा ऑल दैट किया। बट पी चिदम्बरम जी उस जमाने में कांग्रेस की गवर्नमेंट हुआ करती थी और फाइनेंस मिनिस्टर थे, जिन्होंने कहा ये सिस्टम सही है नहीं, लेट अस चेंज दिस सिस्टम, और इसकी जगह एक नया सिस्टम लेके आते हैं जिसका नाम रखा गया वैट। वाट लगा दी इस सिस्टम ने, तो इसको बोलते थे चिल्ड्रन वैल्यू एडेड टैक्स, एड वैलोरम टैक्स भी इसको बोला जाता था लैटिन शब्दावली में चिल्ड्रन। ये क्या होता था सर? ये टैक्स भी सो कॉल्ड कुछ अलग नहीं था, बट यहां पे चोरी कुछ हद तक रुकी थी। मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, कुछ हद तक रुकी थी, पूरी नहीं रुकी थी। इज दैट क्लियर? ये टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ था एज फार एज आई रिमेंबर, शायद 2004-5 या ऐसे ही आसपास इंट्रोड्यूस हुआ था, और 2004-5 में ये पहली बार हिमाचल प्रदेश में इंपोज हुआ था। बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स इसके लिए रेडी नहीं थी बेसिकली। इज दैट क्लियर? वैट काम कैसे करता था, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। मिस्टर मैन्युफैक्चरर ने 0 रुपए के इनपुट को कितने रुपए में बेचा? 100। एक्सेलेंट जवाब बच्चों। और वाई ने 100 रुपए के सामान को कितने में बेचा? 140।
और जेड ने 140 के सामान को कितने में बेचा? 170 170। वेरी गुड। वैल्यू एडेड यहां पे किया गया 100 रुपए का। खोपड़े में बात गई। यहां पे वैल्यू ऐड कितनी की गई? 40। और यहां पे वैल्यू ऐड कितनी की गई बच्चों? 30। मिस्टर एक्स को बोला गया कि तुमने वैल्यू ऐड किया है 100 रुपए। कितना? तुम गवर्नमेंट को 10 रुपए टैक्स दे दो बस। कितना? तो गवर्नमेंट की जेब में कितना पैसा पहुंच गया? 10 रुपए। कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं है। 10 रुपए देना कंपेरेटिवली 17 रुपए के मुकाबले कम पेट दर्द देगा। टैक्स जब आपको ज्यादा देना पड़ता है तभी आप चोरी करने की सोचते हैं। जब आपको लगा 1 करोड़ की कमाई पे 100 रुपए टैक्स है, आप तो खुद ट्रेन से चले जाएंगे, सर्टिफिकेट मिलेगा। बट 100 करोड़ की कमाई 25 करोड़ का टैक्स है, आप हवाई जहाज से यूएस निकल लेंगे। इज दैट क्लियर? 10 रुपए। इसके बाद ये सामान किसको बेचा गया? वाई। सर अगर वाई भाग जाए तो एक्स पोकैया कर देगा कि वाई की दुकान कहां पे है। एक्स टैक्स देगा और बता देगा कि वाई वो वहां गली जाओगे, अंदर तीसरी दुकान है, साइड में मिलेगा, ठिकना सा चोर टाइप का थोड़ा। समझ में आ गया? तो वाई की चुगली कौन करेगा? एक्स। वाई ने 100 का सामान खरीद के 140 में बेचा। कितना वैल्यू ऐड किया बच्चों? 40 रुपए। सरकार इसको कहेगी वाई 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 यू आर डरिंग। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम 40 रुपए पे हमें सिर्फ 4 रुपए टैक्स दे दो। वाई कह रहा है 4 रुपए मैं दे दूंगा, इजी है। अब मैं आपको इसकी रियलिटी बताता हूं। ऐसा नहीं होता है। वाई को 14 रुपए गवर्नमेंट को देना है। कितना? गवर्नमेंट इसको 10 रुपए वापस कर देगी। तो नेट इसकी जेब से कितना निकला? 4। नहीं समझे बात को? एक्स ने 100 रुपए वैल्यू ऐड की थी, गवर्नमेंट को 10 रुपए वो टैक्स दे देगा। कितना? 10 रुपए। सरकार की जेब में कितना टैक्स आ गया? 10 रुपए। वाई ने 100 रुपए का सामान बच्चों कितने में बेचा? 140। कितना वैल्यू ऐड किया? 40। 40 रुपए का 10% कितना होता है? 4। गवर्नमेंट कह रही है मिस्टर वाई तुम बस 4 रुपए हमें टैक्स दे दो। कितना? 4 रुपए। बट ऐसे नहीं देना है। तुम 140 का 10% हमें 14 रुपए दे दो, हम तुम्हें 10 रुपए वापस कर देंगे। तो वाई ने अपनी जेब से 14 रुपए किसको दिया? गवर्नमेंट को। और इसे वापस कितना मिल गया? 10। तो फाइनली वाई की जेब से गया कितना? 4 रुपए। 4 इज इट अ वेरी हार्ड टास्क टू अंडरस्टैंड? नो। बट कुछ वाई जैसे लोग तो 14 रुपए देकर 10 लेते थे। कुछ वाई जैसे लोग भाग जाया करते थे। और गवर्नमेंट कहती थी अगर इनकी पकड़ धकड़ हम करते रहेंगे तो हम बाकी काम कब करेंगे अपना। तो इट वॉज बिकमिंग अ वेरी सो कॉल्ड एक्सपेंसिव अफेयर टू कलेक्ट टैक्स। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? इसके बाद जेड ने 140 का सामान खरीदा और कितने का बेचा? कितना वैल्यू ऐड किया बच्चों? 30 रुपए। जेड से बोला जा रहा है टेंशन नॉट, तुमने 30 रुपए वैल्यू ऐड किया है, तुम हमें कितना दोगे? 3। बट ऐसे नहीं दोगे, तुम हमें 17 रुपए दो, हम तुम्हें 14 वापस कर देंगे। तो फाइनली गवर्नमेंट को कितना पैसा मिल गया? 3 रुपए। फाइनली पूछा था मैंने 17। और गवर्नमेंट का एक फायदा भी क्या है बच्चों? पुराने सिस्टम में जब तक सामान बिक नहीं जाता था तब तक सरकार को वेट करना पड़ता था टैक्स आने का। अब तू डाल डाल मैं पात पात, जैसे जैसे सामान बिकता जाएगा वैसे वैसे सरकार को टैक्स भी मिलता जाएगा। तो गवर्नमेंट की जो फ्रीक्वेंसी ऑफ इनकम है वो भी थोड़ी परमानेंट और स्ट्रांग हो जाएगी। नहीं समझे बात को? पक्का? और अगर कोई चुराने की कोशिश करेगा, एक्स विल डू चुगली फॉर वाई विल पोको द एड्रेस फॉर जेड, और जेड गाय टैक्स चोरी करेगा क्योंकि ए को थोड़ा देना था, लास्ट जिम्मेदारी जेड की थी। दिस वॉज वैल्यू एडेड टैक्स। व्हाट? जिसको वैट बोलते हैं। जितनी वैल्यू आप ऐड करेंगे आपको गवर्नमेंट को टैक्स सिर्फ उतना ही देना है। बट कैसे देना है ये मैंने आपको बता दिया। डायरेक्टली जैसे हम लोग को समझाया गया वैसे क्यों नहीं करते? डायरेक्टली समझाया गया मतलब? 40 का 10% हाँ, क्यों नहीं करते थे? अब 40 का 10% 4 रुपए दे दो। गवर्नमेंट कह रही है हम तो खुद ही चोर है इसलिए हम भी सबको चोर समझते हैं। भारत सरकार 2 लोगों को दुनिया का सबसे बड़ा चोर समझती है, पहला खुद और दूसरा बिजनेसमैन को जो कितना एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। तो सरकार कहती है भैया हम डरपोक हैं, चोर नहीं हम डरपोक हैं, तो हमको तुम पहले 10% दे दो जितना बनता है, फिर हम देखेंगे कि तुम्हें 10 वापस देना भी है या नहीं। पता लगा तुमने 14 रुपए दे दिया, तुम कह रहे हो कि 4 देना है और हम कह रहे हैं नहीं 7 देना है। तो पहले पुराना कागज सबमिट करो कि तुम जिससे सामान खरीद रहे थे उसने कितना हमें दिया है, तुम्हें टोटल कितना देना है, जिसमें से उसने अगर 10 दिया तो तुम कितना दोगे? 4। इज दैट क्लियर? तो पहले तुम पूरा दे दो। जैसे मैं पैसे कमा रहा हूं, मेरे को पता है
कि मेरे बैंक ने मेरे को इंटरेस्ट दिया बट मेरी उस इनकम पे टैक्स नहीं लगना चाहिए था, बट सरकार कह रही नहीं सौरभ सर छोटे टाइप के हैं, पहले सर पूरा इनकम टैक्स दे दें, फिर हम हिसाब किताब 31 जुलाई तक देख लेंगे, लगेगा ज्यादा टैक्स पे किया है तो इनकम टैक्स रिफंड दे देंगे, ऐसे नहीं देंगे। और आप ऐसी क्या बात कर रहे हैं, आप भी तो चोर हैं सर। कैसे सर? आपके बर्थडे पार्टी में कोई आ रहा है 500 का गिफ्ट ला रहा है, 300 का आप उसे रिटर्न गिफ्ट दे रहे हैं, आप उससे क्या कहेंगे, ए रुको 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 रुको, पहले देख लो तुम कितने गिफ्ट लाए हो, तुम 500 का लाए हो तब तो 300 का देंगे, अगर तुम गिफ्ट नहीं लाए तो बस दही बड़ा खा के निकल लो तुम, चलो, या चिप्स खाओ और कोल्ड ड्रिंक सूंघो निकलो चलो। तो आप भी तो पहले गिफ्ट लेते हैं बाद में रिटर्न गिफ्ट देते हैं ना, अपना हाल वही है, और सरकार ये करे तो चोर बनाती है सरकार। इज दैट अंडरस्टूड? तो पहले आप पूरा दे दीजिए, सरकार डॉक्यूमेंट्स क्रॉस चेक करेगी, देखेगी, कुल यहां तक इस स्टेज तक, आई रिपीट चिल्ड्रन, इस स्टेज तक सरकार के मुंह में कितने पैसे जाने हैं, 14 रुपए, 10 जा चुके हैं तो कितना देंगे आप, 4। तो दिस वाज वैट सिस्टम। समझ में आ गया वैट सिस्टम? शिशिर जी समझ गए, सिमरन जी, स्नेहा जी समझ गए, उत्कल जी समझ गए, शाश्वत जी समझ गए? Yes, sir. अब इस सिस्टम में प्रॉब्लम क्या थी कि सिस्टम पूरा मैनुअल था, सिस्टम पूरा मैनुअल। वाई पता नहीं किस मिस्टर एक्स की बात कर रहा है, एक्स पता नहीं किस मिस्टर वाई की बात कर रहा है। समझ में आ गया? एक्स ने सामान तो बेचा, सरकार को टैक्स भी दे दिया, वाई ने सामान खरीदा, वाई कह रहे मेरा सामान बिका ही नहीं अभी, और एक्चुअली में वाई सामान बेच चुका है, चोर टाइप का, बिल नहीं काटा था, बस बिल काटेगा तो टैक्स लेना पड़ेगा कस्टमर से, लेना पड़ेगा तो सरकार को देना पड़ेगा, कह रहा सामान ही नहीं बिका, सामान बिका ही नहीं, और सामान इसके गोडाउन में पड़ा हुआ है, ये ऐसा बोल रहा है, बट रियलिटी में इसका गोडाउन खाली है, इसका सामान बिक चुका है, टैक्स ना देना पड़े इस डर से। कस्टमर को क्या समझा रहा है, एक कस्टमर, अगर तुम बिल मांगोगे तो हम सामान 140 का देंगे, अगर बिना बिल को लोगे तो 136 में दे देंगे, ना तुमसे 4 लेंगे ना सरकार को टैक्स देंगे। तो सर उसमें वाई का क्या फायदा, ये चोरी अगले रिटेलर के लिए क्यों करेगा, ताकि वाई जैसे होलसेलर्स जेड को सामान बेचें और दूसरे अच्छे होलसेलर जो प्रॉपर टैक्स ले रहे हैं जेड उनकी दुकान पे ना जाए, क्योंकि उसको यहाँ बिना बिल के कम में मिल रहा है। आप अपनी बात कर लीजिए, पीवीआर वाले कह रहे हैं बिना टिकट के जाओ मूवी देख लो 80 रुपए में, और टिकट के साथ 100 रुपए में, आप क्या कहेंगे, अरे हम कुर्सी भी अपने घर से लेंगे तुम 10 रुपए और कम करो, यहाँ वही सीढ़ी बैठ के देख लेंगे, ऐसी क्या बात है, बढ़िया तकिया के लगा के आराम से बैठेंगे। समझ में आ गई बात की नहीं आई, खोपड़े में बात गई। तो गवर्नमेंट का ये चोरी चकारी चमारी हम रोक नहीं पा रहे हैं, तो भाई सिस्टम को करना पड़ेगा ऑटोमेटेड। क्या करना पड़ेगा? ये बात मनमोहन सिंह जी के दिमाग में आई कि भाई अगर सिस्टम ऑटोमेटेड ना किया गया हम पकड़ ही नहीं पाएंगे लोगों को, हर इंसान की एक आइडेंटिटी होगी, कंप्यूटराइज रजिस्ट्रेशन होगा पूरे प्रोसेस का, आपकी दुकान का फिजिकल एड्रेस से ज्यादा आपके कंप्यूटर का टीसीपी आईपी एड्रेस भी सरकार के पास होगा। जब एक्स सामान बेचेगा तुरंत ये कंप्यूटर में डेटा एंटर कर देगा, मैंने इस मिस्टर वाई को बेरिंग सो एंड सो टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर सामान बेचा है। गवर्नमेंट ये मान के चलती है इस तरह के बिजनेस में 3 महीने में सामान बिक ही जाता है। इज दैट क्लियर और नॉट? और अगर 3 महीने में सामान नहीं बिका, वाई कह रहा है मेरा सामान बिका ही नहीं, क्योंकि वाई ने सामान जब बेचेगा तब वाई डेटा सेल का अपलोड करेगा, तब गवर्नमेंट इससे टैक्स मांगेगी। 3 महीने हो गए, वाई ने सेल का डेटा गवर्नमेंट की वेबसाइट पे अपलोड ही नहीं किया, तो गवर्नमेंट 2 बातें सोच रही है, या तो झूठ बोल रहा है, सामान बेच चुका है बिना बिल के, डेटा अपलोड नहीं किया इसने, और या तो सामान बिका ही नहीं। हर 3-3 महीने पे गवर्नमेंट का कंप्यूटर पक्का से रिपोर्ट निकालेगा, रिपोर्ट में डिफॉल्टर्स का नाम आएगा, जाके रेड मार लेंगे। तो ये सिस्टम ज्यादा पकड़ धकड़ वाला है। अब बिजनेसमैन ने इंडिया में इस ऑटोमेटेड टैक्स सिस्टम को क्यों एजिटेट किया, ध्यान दीजिएगा बच्चों मेरी बात पे। पहले 100 रुपए का सामान 140 पे बिकता था, वैट डिपार्टमेंट, वैल्यू एडेड टैक्स डिपार्टमेंट को कितना टैक्स मिलता था, 4। बट इस 100 के सामान को जब 140 में बेचा गया तो भैया टैक्स के साथ साथ, गुड्स के टैक्स के साथ साथ बिजनेसमैन ने कुछ प्रॉफिट भी तो कमाया है। बिजनेसमैन टैक्स का अमाउंट सरकार को देता था, बट ये नहीं बताता था कितने की कॉस्ट प्राइस से कितने की सेल प्राइस हुई और इसमें कितना छुपा है प्रॉफिट, और प्रॉफिट पे पूरा इनकम टैक्स पार कर जाता था। अब गवर्नमेंट को सब पता है, 100 रुपए का माल आपने खरीदा दुकान पे, ट्रक वाले को कितना पैसा दिया, क्योंकि ट्रक में जब गुड्स अनलोड होंगे अपलोड होंगे, ट्रक वाले को भी पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा कि मैंने ट्रक कितने बजे यहां से स्टार्ट किया, इज दैट क्लियर, कितने बजे मैंने गुड्स डिलीवर किए, मेरे को कितना भाड़ा मिला,
ट्रक वाले का भाड़ा पहले पूरा अनरिकॉर्डेड जाता था। ट्रक वाला लाखों रुपए का सामान एक जगह से दूसरी जगह डिस्पैच करने का हजारों रुपए फ्रेट भाड़ा लेता था, और सरकार को उस फ्रेट पे ट्रांसपोर्टर की इनकम पे टैक्स नहीं मिलता था। अब उसको भी बताया गया है। क्यों सर, ऐसा क्यों किया गया? पहले पता है क्या होता था? मिस्टर एक्स की फैक्ट्री दिल्ली में है, कहाँ है? नहीं समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? एक्स की फैक्ट्री दिल्ली में है, इसने गुड्स बेचे, बिल विल बनाया, और वाई की दुकान कानपुर में है। दिल्ली से कानपुर स्टेट चेंज हो गया। क्यों बिल बनाया? बीच में आरटीओ का ऑफिस है, टोल प्लाजा नहीं, बॉर्डर, कि जो ट्रक में गुड्स लदे हैं उस पे प्रॉपर बिल बनाए कि नहीं, क्योंकि कल को उस पे टैक्स उसी तरह से कलेक्ट होगा। अगर रास्ते में ट्रक वाले से आरटीओ ऑफिसर ने या वैट टैक्स डिपार्टमेंट वालों ने इंक्वायरी कर ली, ये बिल बच्चों 3 कॉपी में बनता था। कितनी कॉपी में? 3 कॉपी। एक कॉपी सेलर के पास होती थी, एक बायर के पास होती थी, एक टैक्स डिपार्टमेंट की कॉपी होती थी। अगर रास्ते में वो कॉपी हमारे वैट ऑफिसर ने ले ली तो मतलब टैक्स डिपार्टमेंट तक आपकी बात पहुंच गई कि आपने दिल्ली से गुड्स कानपुर खरीदे हैं। समझ में आ गया? तो भैया टैक्स तो देना पड़ेगा, क्योंकि आप सरकार की नजरों में आ गए। दिल्ली से सामान चला, कानपुर अनलोड हुआ, बीच में ट्रक रुका ही नहीं, हमने इधर बिल फाड़ के फेंक दिया और एक्स को बोला तुम भी बिल फाड़ के फेंक दो, क्योंकि सरकार को ये बात पता ही नहीं। ठेंगा 10 रुपए मिलेगा अब सरकार को। बात समझ में आ रही है? सर इतनी कलाकारी बिजनेसमैन किया करते थे, आपको कैसे पता? सब बता दूंगा तो सीक्रेट क्या रहेगा फिर। समझ में आ गया? समझ में आ गया? नहीं, मेरे को ऐसे पता है, क्योंकि उस जमाने में एक आता था बच्चों फॉर्म 31, जो सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट इशू करता था, और जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स मंगवाते थे तो आपको सेलर को ये फॉर्म देना पड़ता था। सेलर इसमें लिखता था कि कितने रुपए का सामान मैं किसको कहां पे बेच रहा हूं। वो 4 कॉपीज में बनता था, एक कॉपी सेलर के पास, एक कॉपी बायर के पास, 2 कॉपी ट्रक ड्राइवर के पास होती थी। उसमें से एक वैट ऑफिसर ले लेता था बीच में। तो पता लगा कि वैट ऑफिसर मिला ही नहीं रास्ते में। जैसे आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, पहले तो ऑनलाइन टिकट होता नहीं था, ऑफलाइन टिकट था। अगर टिक नहीं हुआ मतलब आपने ट्रैवल नहीं किया, जर्नी कंप्लीट, वापस आके लोग टिकट कैंसिल करा के पैसा लेते थे। बट अब रेलवे ने रूल बना दिया, ट्रेन अगर डिपार्ट हो गई हम मान लेंगे कि आपने ट्रैवल किया, चाहे आपने ना किया। ऐसी हरकतें लोग करने लग गए थे। तो आर पीपल अंडरस्टैंडिंग हाउ बिजनेस इज बीइंग डन इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट? क्यों लॉस को रिफ्रेम किया जाता है? तू डाल दो, मैं बात इज दैट क्लियर? तो तुम एक्स वहां बिल फाड़ दो, मैं यहां फाड़ दूं, सरकार को हमने 10 रुपए की कमाई जब्त कर ली। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग? तो गवर्नमेंट ने कहा ये पूरा मैनुअल सिस्टम होता था, लेट अस डू इट ऑटोमेटेड। व्हाट? एक्स ने गुड्स बेचे, ये पोर्टल पे अपडेट करेगा। ट्रक वाले ने गुड्स लोड किए, वो पोर्टल पे अपडेट करेगा। इज दैट क्लियर? ट्रक वाले को कितना भाड़ा मिला ये भी सरकार को पता है, एक्स ने कितने रुपए में सामान बेचा ये भी सरकार को पता है। गुड्स कब अनलोड हुए ट्रक वाला पोर्टल पे अपलोड करेगा। तो ट्रक वाले ने कहा भैया 50 लाख का माल था ट्रक में, मेरे को 6 लाख रुपए भाड़ा मिला है, 6 लाख में मेरा 4.5 लाख रुपए का खर्चा है, 1.5 लाख रुपए मेरा प्रॉफिट है। भारत सरकार, निर्मला मैया तुम मेरे से टैक्स ले लो। तो जो पहले ट्रांसपोर्ट कंपनी टैक्स की चोरी करते थे अपने भाड़े पे, प्रॉफिट, वो चोरी इंडिया में 90% तक खत्म हुई। कैसे खत्म नहीं हुई है? मेरा भारत मान 100 में 99 बेईमान, आधा मैं और आधे आप ईमानदार। तो आज ट्रक की चोरी मतलब ये टैक्स की चोरी कम हो गई है, खत्म नहीं हुई है। 100 रुपए का सामान बिका, पोर्टल पे अपडेटेड है। आपके यहां आया, आपने जैसे ही जेड को बेचा पोर्टल पे अपडेट कर दिया, और अगर आपने जेड को बेचा, बिल नहीं बनाया, पोर्टल पे अपडेट नहीं किया, इज दैट क्लियर? तो सरकार 3 महीने के बाद रेट डालेगी आपकी कंपनी पे, आपके ऑफिस में, कि भाई सामान कहाँ है, हमने खरीदा ही नहीं, ये क्या तुम्हारे वो जोकर थे, ये तुम्हारे डुप्लीकेट थे, क्लोन पैदा किए तुम्हारे माँ बाप ने? नहीं खरीदा है, गोदाम में पड़ा है। कहाँ है गोदाम, ले चलो। है कहाँ गया सब सामान? नौटंकी कर रहे हैं उसके सामने। क्लियर? और अगर आपने बिल बनाया, जेड को सामान बेचा, बट पोर्टल पे अपडेट नहीं किया, और जेड जाके पोर्टल पे अपडेट कर दिया मैंने वाई सामान खरीदा है, फिर इंक्वायरी आ गई, ये कह रहा है मैंने खरीदा है, तुम कह रहे हो मैंने बेचा नहीं है, आओ बेटा अब तुम्हारा रहना खाना पीना अर्थर रोड जेल, तिहाड़, नैनी सेंट्रल जेल, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आप बोलेंगे एनी ऑफ दीज, या दिल्ली चलते हैं, वहां पे सो कॉल्ड मोमोज अच्छा मिलता है, तिहाड़ बंद कर दो, केजरीवाल से मुलाकात हो जाएगी। बात समझ में आ रही है बच्चों? तो गवर्नमेंट ने 1 जुलाई 2017 को एक नया टैक्स सिस्टम कंट्री में लॉन्च किया बच्चों, और इस टैक्स सिस्टम को बोला गया
what is known to be goods and services tax. I repeat children, what is known to be goods and services tax. बड़ी धमाकेदार एंट्री थी सर, समझ में आ गया व्हाट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स? पक्का? क्यों इसको लाया गया ये भी समझ में आ गया? पक्का? तो इंपोज किया जाएगा दुकानदार के ऊपर, पे करेगा कंज्यूमर। समझ में आ गई बच्चों बातें? एनी डाउट्स, मेनी डाउट्स टू एनीबडी? एनी डाउट्स, मेनी डाउट्स? No, sir. एनीबडी? चलिए No, sir. तो बच्चों झटपट सो कॉल्ड आई रिक्वेस्ट कि आप अपनी कॉपी में इसको अपडेट कर लीजिए। तो सिर्फ ऑटोमेशन का फर्क है बच्चों, एल्स जीएसटी और वैट में प्रैक्टिकली कोई डिफरेंस है ही नहीं। और बिजनेसमैन क्यों एजिटेट कर रहे थे, बात भी सुन लीजिए। गुड्स बिकेंगे, टैक्स तो देंगे, आपकी कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस सब सरकार को पता है, तो प्रॉफिट भी पता लगा लेंगे वो, और आप इससे इनकम टैक्स में भी नाप दिए जाएंगे। तो पहले तो मैनुअल चलता था, हमें पता ही नहीं वैल्यू एडेड टैक्स डिपार्टमेंट को कि इसकी इनकम कितनी है, बट यहाँ पे तो पता लग जाएगा, तो आप यहाँ नप जाएंगे। तो जीएसटी की वजह से हमारा ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है इसका कलेक्शन तो बड़ा ही बड़ा, इनकम टैक्स का भी बढ़ गया। इज दैट अंडरस्टूड? तो झटपट एग्जांपल अपडेट करें, कोई क्वेरी है तो पूछ लें। Would I clear the screen if everybody has done this? कभी कर लिया सबने? Yes, sir. चलिए बच्चों चलते हैं आगे। तो भाई ये भी एक तरह का आपको डर क्रिएट करने के लिए नया चैप्टर बना दिया गया बुक में। डर क्रिएट करने के लिए बच्चों, आपने स्पेशल जर्नल एंट्रीज पढ़ी थी ना, बस समझ लीजिए ये भी एक स्पेशल जर्नल एंट्री है। बच्चे डर जाएं, दो चार आत्महत्या कर लें, इसलिए बोर्ड्स ने और सिलेबस ने इसको एक चैप्टर का नाम दे दिया, ताई जी। नाम ऐसा रहा, बड़ी मम्मी। हमारी मम्मी को समझते नहीं, इनको बड़ा समझेंगे हम। तो डरना नहीं है, डट के मुकाबला करना है। समझ में आ गया? चलिए, टैक्स का मतलब क्या होता है? कोई भी कंपलसरी पेमेंट हम ना पे करने वाले हैं टू द गवर्नमेंट, ठेंगा गवर्नमेंट, टू बी स्पेंट इन द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। यही तो सर वजह सर, अमिताभ बच्चन 250 करोड़ टैक्स देते हैं, तो क्या उनके घर के बाहर वो एसी लगवा दें रोड पे? सर हमारे पापा 3 लाख टैक्स दिए थे पिछले साल, मैं भी 1.25 लाख दिया था, तो सर सरकार हमारे घर में वो बनवाएगी, स्विमिंग पूल बनवाएगी। सर हमारा बिजली बिल माफ होना चाहिए। ये सब हो जाए तो लोग हंसी खुशी राजी टैक्स देंगे। यहाँ पे टैक्स दे रहे हैं बेचारे शाहरुख खान 500 करोड़, मिल क्या रहा है? ठेंगा। मिल क्या रहा है? ठेंगा। इसीलिए विराट जी और अनुष्का जी कहाँ चले गए? लंदन चले गए। बड़ा समझाया बट मेरी बात नहीं माने। तो दो तरह के टैक्सेस समझ गए बच्चों, इम्पैक्ट और इंसिडेंस। एक ही इंसान पे, ऑर्गेनाइजेशन पे फॉलो, तो उसे क्या बोलेंगे? डायरेक्ट टैक्स। इंडिया में 2 तरह के डायरेक्ट टैक्स हुआ करते थे बच्चों, वेल्थ टैक्स एंड इनकम टैक्स। अब ये चपड़गंजू क्या है सर? एक चीज इतनी मुश्किल समझ में आती है, आप दूसरा उसके अंदर लपेट देते हैं। पढ़ो भाई पढ़ो, ज्ञानी क्लास में आए हो। अगर आपके पास यॉट है, हम अंबानी है ना, हमारे यॉट है ना, है पेपर वाली, वो भी बरसात में तरह तो डूब गई, मान लीजिए यॉट है, समझ में आ गया? तस्ला नहीं, टेस्ला है। घर में सैटेलाइट लगवाई हुई है आपने, क्या इन सब चीजों में सरकार को कोई फायदा है? नो। आपके घर में कमोड भी गोल्ड का है, चांदी के बर्तन में खाना खाते हैं, क्या सरकार को इन सब चीजों से कोई फायदा है? हवाई जहाज है आपके पास, फैल्कन F300 जो नीता मौसी के पास है, अरे नीता अम्बानी मौसी लगती है मेरी, क्या आपके पास है? नहीं है। क्या सरकार को कोई फायदा है? तो भैया इन चीजों को जब आप किसी को ट्रांसफर करेंगे, इज दैट क्लियर? बेचेंगे नहीं, फ्री वगैरह में देंगे, तो आपको 3% ऑफ द वैल्यू सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। दिस इज नोन एज व्हाट? वेल्थ टैक्स। होती तो बहुत के पास है लोगों के पास वेल्थ, बट सरकार के लिए ये टैक्स कलेक्ट करना एक बड़ी टेढ़ी खीर साबित हो रहा था। तो अरुण जेटली साहब ने 1 अप्रैल 2015 को जो बजट एनैक्ट हुआ, 31 मार्च 2015 को जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, उन्होंने वेल्थ टैक्स को इंडिया से खत्म कर दिया। अब इंडिया में वेल्थ टैक्स जैसा कुछ भी नहीं है, तो आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? चलिए बच्चों, तो इनकम टैक्स एक लौता दलितर डायरेक्ट टैक्स के नाम पे देश में है चिल्ड्रन। सर ये कैसे कैलकुलेट होता है? 0 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक की अगर आप इनकम कमा रहे हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से 5 लाख के बीच में है तो कितना टैक्स देना है? 5%। 5 लाख से 10 लाख अगर है तो टैक्स 20%, और 10 लाख के ऊपर जितनी इनकम होगी इट इज 30%। आई एम नॉट टीचिंग यू इनकम टैक्स, इसलिए आप इससे बिल्कुल ज्यादा वास्ता ना रखें। व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स?
अभी मैंने आपको एक्साइज ड्यूटी, ऑक्ट्रॉय, ट्रेड टैक्स, सेल टैक्स, वैट सब कुछ बताया। जब गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई इतना ढेर सारा प्रॉब्लम है सिस्टम में, मैनुअल है, हम चोर को पकड़ नहीं पाते हैं, और इतने बवंडर टाइप ऑफ टैक्सेस हैं, तो इन सबको कृपया करके खत्म करो। तो एक जमाना था बच्चों, जब बाजार में गाड़ी बनती थी फैक्ट्री के अंदर, तो उस पे 18% का एक्साइज ड्यूटी था। कितना? 18%। 12% का उस पे सेल टैक्स था। 18 और 12 कितना हो गया? 30। अगर दिल्ली से प्रयागराज सिटी उत्तर प्रदेश के अंदर कार आ रही है, तो इस पे 8%, 4%, 6% अलग अलग पे अलग अलग था, आपको स्टेट टैक्स देना पड़ता था। तो 18% का हो गया आपका एक्साइज ड्यूटी, 12% का सेल टैक्स, कितना हो गया? 18 12 30। 4% का आपको इंटर स्टेट टैक्स देना पड़ता था, 30 और 4 34। और गाड़ी बड़ी महंगी हो जा रही थी। कुछ लोग खुद ही दिल्ली जाते थे, गाड़ी में पेट्रोल प्रोडक्ट चलवा के लेते आते थे, तो इलाहाबाद में गाड़ी नहीं बिकती थी शोरूम की, क्योंकि दिल्ली में कार सस्ती थी। अब 10 लाख की गाड़ी है, 4% का भी अगर इंटरस्टेट टैक्स है, तो 40,000 तो वो बच गया। दिल्ली यूनियन टेरिटरी थी, उत्तर प्रदेश इज नॉट अ यूनियन टेरिटरी, तो दिल्ली में स्टेट टैक्स 8%, यूपी में स्टेट टैक्स 12%। तो अगर आप गुड़गांव से गाड़ी इलाहाबाद मंगवाते हैं प्रयागराज, तो आपको 34% टैक्स देना था। और अगर आप गुड़गांव के किसी शोरूम में जाके कार खरीद लेते हैं, तो सिर्फ 18% और 8 26% टैक्स देना है। 8% गाड़ी सस्ती पड़ी। 10 लाख की गाड़ी 80,000 रुपए सस्ती पड़ेगी, 5 लाख वाली 40,000 सस्ती पड़ेगी। इस तरह की इंटरस्टेट अनडिफाइंड स्मगलिंग चलती रहती थी। तो ये सब सोचा गया कि भाई कोई स्टेट तो बहुत डेवलप कर रहा है। दिल्ली में बग्गा लिंक मारुति का शोरूम दिन में 50 गाड़ी बेच रहा है। इलाहाबाद के अमितदीप मोटर्स बेचारे 2 गाड़ी नहीं बेच पा रहे, क्योंकि 35 गाड़ी तो बाहर से चली आ रही है। तो इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए ये सिस्टम ऑफ टैक्स लगाया गया कि पूरे देश में टैक्स रेट एक पर्टिकुलर कमोडिटी पे एक ही होगा। तो चाहे आप आज यूपी के अंदर मारुति की कार खरीदें या दिल्ली से लेके आए, तो आपको दिल्ली से महंगी ही पड़ेगी। इज दैट क्लियर? क्यों? वहां पे भी 28% और यहाँ पे भी 28%। सर तब भी लोग दिल्ली से क्यों खरीद के लाते हैं? वो उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। इलाहाबाद में बेचारे शोरूम की सेल है 100 गाड़ी एक महीने की, दिल्ली वाले की सेल है 2000 गाड़ी हर महीने की। दिल्ली वाला गुड़गांव की मारुति की फैक्ट्री से जब कार खरीदता है, तो उसके ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 5,000 पर व्हीकल है। जब गुड़गांव की फैक्ट्री से प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ गाड़ी आती है, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज 20,000 पर व्हीकल है। तो दिल्ली में गाड़ी की लैंडिंग कॉस्ट सस्ती है, तो डीलर बेच देता है। प्लस डीलर कहता है दूसरे स्टेट से लोग आए, चलो इनको गाड़ी बेचो, 2000 गाड़ी महीने की बेचूंगा, 1% कमाऊंगा। इलाहाबाद वाला कह रहा है 50 गाड़ी बेचूंगा, 20% कमाऊंगा। तो वो बल्क डिस्काउंट लेते हैं कंपनी से, इसलिए सस्ती बेच देते हैं। खैर वो मार्केटिंग का प्रिंसिपल है। तो समझ में आ गया बच्चों क्यों गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगाया गया था? तो सेल टैक्स, वैट, सर्विस टैक्स, इन सब को खत्म करके एक टैक्स बन गया। और क्या नाम रखा गया बच्चों उसका? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। 300 रुपए का पीवीआर का टिकट, गवर्नमेंट ने तो पीवीआर के ऊपर टैक्स इंपोज किया, अल्टीमेटली पे कौन करेगा? ऑडियंस। और सर अगर हम सो गए तो हम ऑडियंस नहीं है। आपने टिकट खरीद लिया तो आप ऑडियंस बन गए। सर हम कह रहे हैं हमारा एंटरटेनमेंट टैक्स लगता है। पहले थिएटर में एंटरटेनमेंट टैक्स लगता था, मैं तो एक बार पहुंच गया विंडो पे पिक्चर देखने के बाद, मेरा कोई एंटरटेनमेंट नहीं हुआ, लाओ टैक्स का पैसा वापस दो। गॉट इट? ऐसा नहीं किया मैंने, क्योंकि वो लोग शूज पहन के आए थे। तो इनकम टैक्स इज अ टैक्स जो लोगों की अर्निंग पे इंपोज होता है, और वही लोग पे भी करते हैं। यहां पे बच्चों इम्पैक्ट किसके ऊपर था? सिनेमा थिएटर के ऊपर। और पे किसने किया? ऑडियंस ने। सर थोड़ा फोटो वोटो बना देते बढ़िया रहता सर। चलिए बन गई फोटो भी। समझ गए सब लोग? क्या नीड थी जीएसटी लाने की? भाई ये जो मल्टीपल टैक्सेस थे, इनको हमने अवॉइड किया। इन मल्टीपल टैक्सेस के लिए भारत सरकार के डिपार्टमेंट्स भी ढेर सारे थे। सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट, सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट, एक्साइज ड्यूटी डिपार्टमेंट, वैट डिपार्टमेंट, इन सबको खत्म करके सब क्या बन गया? जीएसटी भवन। व्हाट? जीएसटी भवन। कुछ लोग किस तरह की घपलेबाजी करते थे, अभी दिखाया मैंने आपको। इन सब चीजों से ये खत्म नहीं हुई है, क्या हुई है? कम हुई है। और पूरे नेशन को एक टैक्स सिस्टम के अंतर्गत ले आना। समझ गए? तो जीएसटी में बच्चों चीजों को मल्टीपल कैटेगरीज में बांटा गया है। सिलेबस में आपको 5 कैटेगरीज मिलती हैं, होती और भी बहुत ढेर सारी हैं। एसेंशियल आइटम्स, इस पे जीएसटी 0% है, बट इसमें छोटे बच्चों का नैन प्रो नहीं आता है, क्योंकि वो रईसों का फूड स्टफ है, उस पे जीएसटी है। कॉमन यूज आइटम पे 5%, मैकडॉनल्ड के बर्गर्स वगैरह पे। पहले गवर्नमेंट ने 18% फूड इंडस्ट्री पे टैक्स लगाया था, जीएसटी कितना?
18%। लोगों ने रेस्टोरेंट जाना ही कम कर दिया, चीजें महंगी हो गई, गवर्नमेंट ने थूक के चाटने वाला काम किया, औंधे मुंह गिरी सरकार, वापस 18 से 5 पे चले आए। वॉशिंग मशीन वगैरह पे 28% जीएसटी था, लास्ट ईयर अप्रैल 23 से वो 18 हो गया, वॉशिंग मशीन वगैरह थोड़ी सस्ती हो गई। गॉट इट क्लियर? कार्स, सीमेंट, लग्जूरियस प्रोडक्ट्स में गोल्ड ज्वेलरी की बात नहीं करते हैं, ज्वेलरी पे इट इज ओनली, बस सर इतना कम। अरे क्योंकि ज्वेलरी की वैल्यू इतनी ज्यादा होती है, कभी भी कोई ज्वेलरी खरीदने जाए क्या 150 में मिलता है कुछ, लाखों। तो 1 लाख की ज्वेलरी किसी लेडी ने खरीदी, सर व्हाई यू ऑलवेज यूज लेडी इन केस ऑफ ज्वेलरी? जेंट्स तो खरीदवाते हैं, इज दैट क्लियर? और 3% भी 1 लाख का तो 3,000 हो गया। दिन भर में तनिष्क के शोरूम में अगर 50 करोड़ की भी ज्वेलरी बिक गई तो 3% सोचिए कितना हो जाएगा, कम से कम 1.5 करोड़ रुपए, कितना टैक्स मिलेगा। तो महंगे आइटम्स पे रेट थोड़ा कम रखा गया है। सीमेंट पे 28% है, कितना? क्यों? बिल्डिंग वगैरह, घर वगैरह बनता है। अभी धीरे धीरे करके गवर्नमेंट 28% के रेट को कुछ सालों में खत्म कर देगी। कार्स पे 28 है, बट इलेक्ट्रिक व्हीकल पे 5% जीएसटी है। और कहानी सुनिए, अगर आपने ओला की बाइक खरीदी या इलेक्ट्रिक कार खरीदी, उसमें जो बैटरी लग के आती है उस पर जीएसटी 5% है, बट सेम बैटरी जब बाजार से आप खरीदने जाएंगे ना, उस पर जीएसटी 18 और 28 है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट कहती है हमें क्या पता बैटरी कहां लग रही है, पता लगाओ, बोलेंगे ईवी में लग रही है और लगा रहे हैं घर के इन्वर्टर में, रईस चावला जी हमारे। समझ में आ गया? तो सरकार के रूल्स इस तरह से भी हैं। जैसे आटे की बोरी, इस पे भी जीएसटी है बच्चों। आपने सो कॉल्ड गोल्डन टेम्पल का नाम सुना है अमृतसर में? वहां के सो कॉल्ड एसजीपीसी जो है, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, इन्होंने अरुण जेटली जी से रिक्वेस्ट की, भाई हम जो आटा खरीदते हैं उस पर दुकानदार 5% जीएसटी लेता है, और उस आटे को हम रोटी बना के लंगर में सर्व करते हैं, बेचते तो है नहीं, तो भाई हमसे क्यों इतना सो कॉल्ड टैक्स लिया जा रहा है, हम तो चैरिटी का काम कर रहे हैं। अरुण जेटली जी ने बोला, उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनकी डेथ हो गई है, नहीं मैंने नहीं मारा, बीमारी से मरे थे, कुछ लोग सोच रहे इनको इतना पता है तो इन्हीं यही निपटाए होंगे। तो उन्होंने बोला भाई हाउ डू वी नो कि आप आटा खरीद के ले जा रहे हो, आप किसको दोगे, दुकानदार किसको बेच रहा है? आप एक काम करिए, आप जब आटा खरीदें तो उसका बिल मिलता होगा, आप सारे बिल इकट्ठे करके हमको हर 3-3 महीने पे डिटेल भेजें, जितना आपने जीएसटी पे किया होगा हम उतना आपकी प्रबंधक कमेटी को, तो एसजीपीजीसी को वापस कर देंगे, और वो पैसा आप फिर वेलफेयर एक्टिविटीज में यूज करिएगा। तो गवर्नमेंट इतनी निर्दयी नहीं है जितना न्यूज़पेपर और टीवी चैनल और यूट्यूब पे लोग भोगते हैं उसके बारे में। सर तो बोरी एसेंशियल आइटम्स में नहीं है? आएगी, बट पैक्ड आटा एसेंशियल आइटम में नहीं आता है, वो ब्रांड हो जाता है फिर उसका। सब्जी मंडी से अगर आप सब्जी खरीदेंगे देयर इज नो जीएसटी, बट रिलायंस स्मार्ट में अगर 2 किलो दाल आपने खरीद ली, रेट उनका 70 रुपए रहेगा, बट 70 रुपए में समथिंग टैक्सेस 3.5 रुपए तो नहीं होता, क्योंकि 70 के अंदर जुड़ा है, तो वो 66.2 पे कुछ कैलकुलेट होता है। सिखा दूंगा तरीका भी आपको। समझ में आई बात कि नहीं आई बात? पक्का? अगर आप मारुति के शोरूम में जाएं कार खरीदें तो जीएसटी है, अगर आप मारुति के ऑथराइज सर्विस सेंटर पे सर्विसिंग कराएं तो जीएसटी है, बट मुन्ना ऑटोमोबाइल्स में जाके सर्विसिंग करा लें तो वहां कोई जीएसटी, क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं है। इज दैट क्लियर? और यहाँ पे भी है बच्चों, 20 लाख, 40 लाख, 1 करोड़, 3 करोड़, अगर आपका एनुअल टर्नओवर 40 लाख तक का है तो आप जीएसटी की डिफरेंट स्कीम में रजिस्टर होंगे, फिर वहां ये सिस्टम नहीं चलेगा। खैर वो सब मैं आपको बताता रहूंगा, परेशान मत होइए। इतना समझ गए? ये सर आपने डाइवोर्स क्यों करवाया हुआ है बीच में? ये आधा हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट का है और आधा हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट का। अगली बार मैकडॉनल्ड्स जाएं, नहीं मेरे लिए बर्गर मत लाइएगा, जब आप देखें कि 50 रुपए के बर्गर में जो 2.5 रुपए सो कॉल्ड आप जीएसटी देख रहे हैं, 1.25 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, इसको बोलते हैं सीजीएसटी, 1.25 रुपए स्टेट गवर्नमेंट का होता है, इसको क्या बोलते हैं? एसजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये जो आधा पैसा है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जेब में जाता है, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स की नीड्स के अकॉर्डिंगली उन्हें देती रहती है पैसा, ये आधा पूरा का पूरा स्टेट के पास ही रहेगा। इज दैट क्लियर? स्टेट अपने डेवलपमेंट प्रोग्राम में खर्च करती है, अगर सरप्लस है तो वो दूसरे स्टेट को लोन भी दे देते हैं, वो फिर आप गवर्नमेंट बजट में मैक्रो इकोनॉमिक्स में 12वीं में पढ़ेंगे। कहानी समझ में आ गई जीएसटी की? भाई कोई Yes, जी, सिमरन जी, उत्कल जी, शाश्वत जी, पीपल ऑन जी, पक्का? yes, sir. और टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं लगा, बट हिस्ट्री सुन के आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया? आपको ये भी लगा होगा सर के पास इतना ज्ञान कैसे है, पढ़ने लिखने से ज्ञान आता है, आप भी पढ़ेंगे तो आपके पास भी आएगा, नहीं तो आपके बच्चे बोलेंगे दलिद्दर हो क्या एकदम से। मैं हाथ में लिखवा दूं मेरी माँ दलिद्दर है, मेरा बाप दलिद्दर है, और मैं लिखवा लूं यहाँ पे मैं उन दलिद्दरों का टीचर हूं। समझ में आ गया? चलिए, implemented in India
एक साथ पूरे देश में एक साथ, शायद डेट ऐसी चुनी गई होगी, 1 जुलाई 2017 को पूरे देश में इंप्लीमेंट किया गया था। तो सर जिन दुकानदारों के पास पुराना सामान पड़ा था वैट सिस्टम वाला, उनको 6 महीने का टाइम दिया गया कि आप 6 महीने तक उस सामान को पुराने टैक्स सिस्टम के हिसाब से बेच लीजिए। नई बिलिंग जो 1 जुलाई से होगी वो किस टैक्स सिस्टम के अकॉर्डिंगली होगी? जीएसटी। इज दैट क्लियर और नॉट? नहीं समझे बात को? समझ में आ गया? जैसे जब कोविड नहीं था तो भाई आपको नॉर्मली एयर टिकट मिल जाता था, बट अब एयर टिकट इमिग्रेशन तब आपको दिया जाएगा जब आप कोविड सर्टिफिकेट लगाएंगे। तो प्रोटोकॉल चेंज होते रहते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस। नहीं समझे बात को? समझ में आ गया? पहले स्कूल्स में एडमिशन होता था तो भाई मांगा जाता था बर्थ सर्टिफिकेट, अब बोला गया बर्थ सर्टिफिकेट अगर नहीं है आधार भी मान लेंगे, बट आधार मैंडेटरी नहीं है, सॉरी आधार जरूरी नहीं है। 1-2 स्कूलों ने ऐसी बदमाशी की थी तो पेरेंट भी कम चुलबुल पांडे नहीं है, तो उन्होंने बोला भाई आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, तो वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया आधार इज नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, ये सिर्फ एक मल्टीपल आइडेंटिटी एडिशनल डॉक्यूमेंट दे रहे हैं। फोटो आईडी का भी काम करता है, आइडेंटिटी ऑफ नेम का भी काम करता है, रेजिडेंशियल आइडेंटिटी का भी काम करता है। नहीं तो पहले क्या होता था, राशन कार्ड नाम और एड्रेस की आइडेंटिटी का काम करता था, बिजली का बिल भी एड्रेस का काम करता था। ओके, आधार में तीनों आइडेंटिटी एक साथ है। तो ये नहीं कि आपका आधार बन गया तो आप इंडिया के सिटीजन हो गए, ये जरूरी नहीं है। सिटीजन होने के लिए देयर आर डिफरेंट कंडीशंस। मेरा नेशनल इनकम का क्लास 12th का प्लेलिस्ट है, उसमें आप पहला वीडियो देख लेंगे, तो मैंने 40 मिनट इसी बकवास की हुई है, रेजिडेंट में और सिटीजन में क्या फर्क होता है। खैर, लिख दिया सबने? एक साथ पूरे देश में साथ ना रख लेना, 1 जुलाई 1977 करके चले हैं, मोरारजी देसाई की जब गवर्नमेंट थी। समझ में आ गया? पक्का? दो साथ सर, दो ग्लास कोल्ड ड्रिंक साथ देना, 2027 में सर इंप्लीमेंट हुआ। टीचर आत्महत्या कर लेगा, अभी तो 24 चल रहा है, 27 कहां से हो गया? चले आगे बच्चों, चलिए। तो अगर आप एक स्टेट के अंदर ही बाइंग सेलिंग करते हैं तो जीएसटी की 2 औलादे हैं, एक सीजीएसटी और एक एसजीएसटी। अगर आप सो कॉल्ड दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली, कौन सी हवेली सर? हवेली रेस्टोरेंट तो सोनीपत में है, झापड़ मार दूं खींच के, बकवास ना करना मेरे से। दादर नागर हवेली जगह का नाम है, उस हवेली रेस्टोरेंट अलग है। ये हवेली रेस्टोरेंट, हाँ सर ने पढ़ाया था क्लास में हवेली के बारे में। टीचर ने पूछा दादर नागर हवेली देखा है? हाँ मैडम, बहुत ढेर सारी हवेलियां देखी थी हमने। न्यू दिल्ली से आप शिमला जाएं, चंडीगढ़, तो ढेर सारी हवेली रेस्टोरेंट पढ़ते हैं। और जम्मू एंड कश्मीर हो गया, नहीं जम्मू एंड कश्मीर सॉरी, वो लद्दाख को यूटी बोला गया ना। चंडीगढ़ हो गया, तो क्या, हाँ न्यू दिल्ली भी है, ये तो सबको पता है। लक्षद्वीप भी है सर, गोवा भी है, मद्रास भी है, सबको सर एक ही बोलेंगे। पौंडीचेरी 7 to 9 है शायद, मैं ज्योग्राफी का टीचर नहीं हूं, मेरे को याद रहे पूरा। तो ये यूनियन टेरिटरीज हैं। यहाँ पे अगर मैकडोनल्ड्स का बर्गर आप खाते हैं तो बिल में सीजीएसटी एसजीएसटी लिखा हुआ नहीं मिलेगा। क्या लिखा मिलेगा? उल्टा जीएसटी, यूटी जीएसटी। एज अ स्टूडेंट ये आपके लिए बकवास है। इज दैट क्लियर? अगर स्टेट के बाहर से खरीद रहे हो या स्टेट के बाहर बेच रहे हो तो क्या होगा? आईजीएसटी। सर खरीदा दिल्ली से, बेचा यूपी के अंदर, खरीदने वाले बिल पे क्या नजर आएगा? आईजीएसटी। बेचने वाले बिल पे सीजीएसटी एसजीएसटी। सर कानपुर से लखनऊ सामान मंगवाया है, बिल पे क्या लिखा होगा? सीजीएसटी एसजीएसटी। बेचा मुंबई महाराष्ट्र में है, आईजीएसटी सेल के बिल पे आप लिखेंगे। इज दैट क्लियर? तो इंटर स्टेट होगा अलग अलग स्टेट में तो आईजीएसटी, एक स्टेट के अंदर होगा तो सीजीएसटी। खोपड़े में बात गई? नहीं समझ में आया? पक्का? चलिए, तो बच्चों अकाउंटिंग बहुत आसान है, बहुत आसान, मैं बिल्कुल आपको डराऊंगा नहीं, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। जैसी एंट्रीज आप बाइंग सेलिंग की करते थे डिट्टो वैसी होगी, गुड्स की, एक्सपेंसेस की, एडवर्टाइजमेंट, इंश्योरेंस, सब वैसे होगी। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। गुड्स बॉट फॉर कैश, जर्नल एंट्री बताइए। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, चेक से खरीदा तो परचेज टू बैंक, उधार में खरीदो परचेज टू दलितर मतलब क्रेडिटर। गुड्स बेचे तो कैश टू बैंक, चेक से बिके, चेक बैंक में गया तो बैंक, सॉरी कैश टू सेल्स, बैंक टू सेल्स, डेटर को बेचा उधार में तो डेटर टू सेल्स। प्रिंटिंग चार्जेस पे किया तो प्रिंटिंग चार्जेस टू कैश, एडवर्टाइजमेंट पे किया तो एडवर्टाइजमेंट टू कैश, कमीशन मिली तो कैश टू कमीशन, इंटरेस्ट मिला तो कैश टू इंटरेस्ट। ये सब आता है। कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पे जीएसटी नहीं होता। सैलरी पे करेंगे आप अपने नौकर की, वहां जीएसटी नहीं है। वेजेस पे जीएसटी नहीं है। काहे सर? क्योंकि उस पे ऑलरेडी इनकम टैक्स है, ऑलरेडी इनकम टैक्स है। अगर आप एजेंट हैं और कमीशन कमा रहे हैं, बैंक में डिपॉजिट किया इंटरेस्ट कमा रहे हैं,
बैंक वाले इंटरेस्ट पे इनकम टैक्स चार्ज कर लेंगे तो इंटरेस्ट पे भी जीएसटी नहीं होता। सर ये लर्न करना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद भी और कानपुर भी है। हाँ, जीएसटी पढ़ने के लिए ज्योग्राफी आनी चाहिए आपको। पता लगा आया। मिस्टर एक्स अ बिजनेसमैन ऑफ न्यू दिल्ली कनॉट प्लेस सोल्ड गुड्स टू मिस्टर वाई ऑफ चेन्नई। सर चेन्नई अलग है क्या? समझ में आ गया? तो ज्योग्राफी आनी चाहिए भैया चैप्टर पढ़ने के लिए। इज दैट क्लियर? जब भी आप गुड्स या सर्विस खरीदेंगे और टैक्स पे करेंगे, इट इज योर एक्सपेंस। और एक्सपेंस क्या करते हैं? डेबिट इन द नेम ऑफ मेड फॉर ईच अदर। सीजीएसटी होगा तो एसजीएसटी जरूर होगा, एल्स आईजीएसटी इकलौता या यूटीजीएसटी। तो यूटीजीएसटी आता नहीं, परेशान हो तो ये। और जब आप सामान बेचेंगे दुकान पे, कलेक्ट करेंगे कस्टमर से, तो इट इज योर लाइबिलिटी। मॉडर्न रूल क्या बोलता है लाइबिलिटी के लिए? ग्रेट, खोपड़े में बात गई बच्चों। तो टैक्स पे करते टाइम डेबिट ऑल एक्सपेंस, कलेक्ट करते टाइम क्रेडिट द इंक्रीज इन लाइबिलिटी। एनी डाउट्स ऑन दिस? क्या बहुत डिफिकल्ट है ये? नॉट एट ऑल। इन चीजों पे जीएसटी कभी नहीं लगेगा। कैपिटल के कंट्रीब्यूशन पे चिल्ड्रन देयर इज नो जीएसटी, ड्राइंग्स पे देयर इज नो जीएसटी। सर एक कोई टेक्निक बता देंगे जिससे हम याद रखें? बिल्कुल बता देता हूं। एक्सपेंस एंड इनकम विथ सर्टेन एक्सेप्शंस पे जीएसटी लगता है बस। रिसिप्ट और पेमेंट पे कभी भी जीएसटी नहीं लगता। मैंने आज अपने कस्टमर को सामान बेचा, आज जीएसटी चार्ज होगा। 2 महीने बाद जब उसका पैसा देने आएगा, सॉरी उस समय कोई जीएसटी नहीं होगा। तो जीएसटी चार्ज होने के लिए ट्रांजैक्शन में क्या होना बहुत जरूरी है? देयर शुड बी एन एक्सपेंस और इनकम। अच्छा सर बिल्डिंग वगैरह खरीदे अगर एक्सपेंडिचर है, वो भी इसी में आता है चिल्ड्रन। इज दैट क्लियर? पहले ये प्रॉपर्टी पे जीएसटी नहीं था, अब लगने लग गया है। इसमें भी एक खेल है बच्चों। अगर प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्टेड है, प्रॉपर्टी, तो जीएसटी 30%, 30 कभी होता ही नहीं है, 5% है। अगर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है तो 12% है। हाँ? ऐसा क्यों? क्योंकि जब अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी होती है तो सरकार आपसे जीएसटी लेती है, और जिस सामान पे आप जीएसटी पे करके आते हैं ना, सीमेंट वगैरह पे, वो आपको वापस होता है एक तरह से। वो सिखाऊंगा, परेशान मत होइए। अब इसमें भी बड़ा खेल है, सिखाया जाएगा ये भी। सर एक तरह से एम्प्लॉयमेंट भी दे रही है, एक तरह से एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे हैं। ओके, और बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो चुकी है तो भाई वैल्यू बढ़ चुकी है उसकी अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। आज फ्लैट है 50 लाख का, बन गया, खरीदार नहीं मिला बिल्डर को, 100 फ्लैट उसने बनाए थे, 70 बिक गए, 30 बचे। 3 साल बाद वो फ्लैट बिके, या 1 साल बाद, 2 साल बाद, तो फ्लैट की वैल्यू बढ़ गई। तो गवर्नमेंट कह रही है अगर हम जीएसटी रेट 12% रखेंगे ना, कोई खरीदेगा नहीं। उसके बाद गवर्नमेंट ने 1 अप्रैल 2022 को चिल्ड्रन इसको चेंज किया था। अंडर कंस्ट्रक्शन पे शायद उन्होंने 5 कर दिया है, और कंस्ट्रक्टेड पे शायद 3% हो गया है। ये चेंज हो गया है। खैर हमको सब चीज से कोई मतलब नहीं। तो डिपॉजिट किया बैंक में, पैसा विड्रॉ किया, इन सब पे कोई भी जीएसटी नहीं है। पेमेंट टू क्रेडिटर, रिसिप्ट फ्रॉम क्रेडिटर पे कोई जीएसटी नहीं। बैड डेट्स पे भी नहीं। वेजेस और सैलरीज पे क्यों नहीं है? इनकम टैक्स है। इलेक्ट्रिक बिल और वाटर बिल पे नहीं है। बट यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। मान लीजिए आप एक बड़ी हाई फाई सोसाइटी में फ्लैट में रहते हैं, वहां पे उनका वाटर सप्लाई वगैरह का सिस्टम अलग होता है, और हर महीने आपको 5,000 रुपये महीना मेंटेनेंस देना है। व्हाट? यहाँ पे बच्चों 18% जीएसटी है, क्योंकि वो जो कंपनी मेंटेनेंस दे रही है वो आपसे चार्ज करेगी। बट अगर नगर निगम की वाटर सप्लाई है और सरकारी बत्ती आपके यहाँ आ रही है, समझ में आ गया, तो उस बिल पे कोई भी जीएसटी नहीं है। इज दैट क्लियर और नॉट? समझ में आ गया? बट अभी मैंने लास्ट अपने घर का वाटर बिल और प्रॉपर्टी टैक्स पे किया था, तो मेरे को याद आ रहा है शायद उस पर जीएसटी था। मैं एक बार आपको चेक करके बता दूंगा। इलेक्ट्रिक बिल पे तो नहीं होता है, दैट इज फॉर श्योर। वाटर बिल पे शायद आ गया है। ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ट्रेन से ट्रैवल अगर आप करेंगे, पहले जीएसटी नहीं होता था, बाद में एसी कोच में आ गया, जनरल के टिकट में नहीं है, अब रेलवे टिकट में जीएसटी हो गया है। समझ में आ गया? बट बस की टिकट में आज भी शायद जीएसटी नहीं है। ओला उबर में तो है, ओला उबर में है, ओला उबर में। हाँ सर, हम अभी रिक्शे से गए थे सर बाजार, वो नहीं लिया जीएसटी। तो भैया अब रिक्शे वाला पहले लैपटॉप खरीदे 50,000 का, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराएगा। कह रहा मैं ये रिक्शा बाद में खरीदूंगा, पहले लैपटॉप खरीद लूं मैं। समझ में आ गई बात कि नहीं? समझ में आ गई बात? चलिए चला जाए आगे। तो बच्चों जर्नल एंट्रीज पे ध्यान देना है। गुड्स खरीदने की एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक सप्लाई, बीच में क्या नजर आ रहा है? जीएसटी। अब ब्रह्मास्त्र सुनना पसंद करेंगे? ब्रह्मास्त्र सुनना पसंद करेंगे?
अरे सब बताऊंगा, इनपुट इनपुट का टेंशन लो, परेशान ना हो। कैश और डिस्काउंट हमेशा एक साथ थे, वैसे ही एक्सपेंस और जीएसटी, इनकम और जीएसटी हमेशा एक साथ रहेंगे। ये बढ़िया बता दिए सर आप। जब भी गुड्स खरीदेंगे टैक्स पे करेंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। जब भी गुड्स बेचेंगे, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, टैक्स वसूलेंगे, क्रेडिट द इंक्रीज इन लायबिलिटी। नहीं समझे? जैसे पापा मम्मी, राधे श्याम, सीता राम, एक्सपेंस एंड जीएसटी, इनकम एंड जीएसटी। गड़बड़ी होगी कभी आपसे? नो। पर ये इनपुट इनपुट क्या लिखा है? व्हेन यू पे टैक्स, मनी गोज इनटू द पॉकेट ऑफ द गवर्नमेंट। यूज द टेक्स्ट इनपुट। जब आप सामान बेचते हैं, आप भारत सरकार के लिए पैसा कमा के लाते हैं। यू आर अ प्रोडक्टिव रिसोर्स। गवर्नमेंट धूप बत्ती जला रही है कि आप जल्दी ना निपटें। इज दैट क्लियर? आपने सरकार के लिए आउटपुट जनरेट किया, तो क्या लिखेंगे आप? आउटपुट जीएसटी। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? पक्का? इस पे अगले लेक्चर पे आगे की ज्ञानबाजी होगी, टेंशन मत लीजिए। बस ये याद रखना है बच्चों, जो जर्नल एंट्रीज सिंपल एंट्रीज में आपने पढ़ी थी, सब वही होगी, सब वही। जिस साइड एक्सपेंस उस साइड जीएसटी, जिस साइड इनकम उस साइड जीएसटी। एक्सपेंस के केस में आप टैक्स देंगे, द वर्ड इज इनपुट। कमाई के केस में सरकार के लिए आप एक प्रोडक्टिव रिसोर्स है, तो इट इज आउटपुट। लॉजिक समझ में आया? पक्का? क्लियरली अंडरस्टूड? कंफर्म? चलिए, तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, कुछ देखने की जरूरत नहीं है। मैं अगले लेक्चर पे आपको ये बात बताऊंगा। सिर्फ जो आपका वाइवा एग्जाम अब स्टार्ट हो रहा है, आप उसके ऊपर ध्यान दें। व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर परचेज गुड्स फॉर कैश? Purchase account debit to परचेज cash अकाउंट डेबिट टू कैश। अब आप एंट्री क्या लिखेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट, जीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश। ये तो बड़ा सरल था सर, तरीका पढ़ाने का सरल था। सोल्ड गुड्स टू मेसर्स ग्रीन सेल्स, हरी Mrs. सेल्स Green टू sales. सर, तो सेल्स कट गया सर। अरे हरी सेल उसकी दुकान का नाम है, ये बड़ा मैथ सप्लाई कर रहे हैं, सेल कट गया सर। हरी को कॉमन ले लिया, हरी ग्रीन है, हरी गोविंदम। कंटा मार दूं, खींच के बकवास ना करना क्लास मेरे सामने। चलिए, हरी सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये होता है ना बच्चों? Yes, sir. भुजिया समोसा टिकिया, काम खत्म। डिफिकल्ट है कोई? सिर्फ हवा बना दिया जीएसटी का, सरकार ने बिजनेसमैन के लिए और बोर्ड ने बच्चों के लिए। दो कौड़ी का है। मैं तो इसको गुजिया समोसा टिकिया से ऊपर समझता ही नहीं कुछ। नेक्स्ट, बाकी पेड रेंट, सर रेंट में होगा जीएसटी? हाँ रेंट में होगा, सैलरी में नहीं होगा। टेंशन नॉट, टेंशन नॉट, टेंशन नॉट, बिल्कुल नो टेंशन, बिल्कुल नो टेंशन। चलिए आगे। परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल फॉर कैश, जर्नल एंट्री परचेज टू Purchase कैश। account debit to cash. ठूस दो गुजिया समोसा टिकिया। परचेज अकाउंट डेबिट, गुजिया समोसा टिकिया, जीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश। बट क्योंकि आप पे कर रहे हैं, तो शब्द क्या यूज होगा बच्चों? इनपुट। Input. अगले लेक्चर में आगे की ज्ञानबाजी करेंगे। और आप बोल सकते हैं कि आपको मैंने लगभग 75% जीएसटी का कॉन्सेप्ट दे दिया है। सिर्फ प्रैक्टिस करानी है क्वेश्चंस की, और फिर जो जीएसटी हमने वसूला माइनस जो सरकार को दिया, उसकी नेट इफेक्ट की क्या एंट्री होगी। वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट डोंट वरी, मैं हूं ना। समझ गए सब लोग? दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन।